जैसा कि आपने स्क्रीन पे देखा, हिंदी व्याकरण। आज हम इस वीडियो में इसके धमाकेदार पहलू को जानेंगे कि आखिरकार उपसर्ग है क्या, उसका निर्माण, उसकी विशेषता, उसकी कार्य प्रणाली और उसकी मेकिंग डिसीजन, यानी कि टोटल चीज़ों को हम एक ही वीडियो के सेशन में कंप्लीट कर लेंगे। यानी कि उपसर्ग के प्रति आपके मन में किसी भी प्रकार के सवाल उत्पन्न होता है, उन सवालों के जवाब आज इस वीडियो में देखेंगे। तो लास्ट तक बने रहिए और आप अपने मन के अंदर के व्याकरण के डाउट को, यानी कि व्याकरण में उपसर्ग के डाउट को कंप्लीट कर लीजिए। तो चलिए आगे हम देखते हैं उपसर्ग। उपसर्ग यानी कि यह दो शब्दों से बना है। पढ़ने से ही पता चलता है कि उपसर्ग दो शब्दों से बना है, एक है उप और दूसरा सर्ग। यानी कि दोनों के योग कर दे, यानी दोनों को जोड़ कर दे तो क्या बनता है, योग बनता है। योग को हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। उप का अर्थ होता है समीप या निकट या पास, करीब, ठीक है। तो उप का मतलब समीप, पास, निकट। तीन शब्द कह सकते हैं, तीन शब्द कह सकते हैं। एक उपसर्ग के पीछे छुपा हुआ राज है, ठीक है। और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि, यानी सृष्टि करना। यानी आप कह सकते हैं समीप में बैठकर सृष्टि करना, निकट में बैठकर सृष्टि करना, पास में रहकर सृष्टि करना। ये तमाम तीन शब्दों से छुपा हुआ है राज इस उपसर्ग में। उपसर्ग का अर्थ है पास में बैठकर दूसरा नया अर्थ वाला शब्द बनाना, यानी कि पास में बैठ करके एक नया शब्द का निर्माण कर देना। जैसे कि यहां पर देखिए, एक उदाहरण देखते हैं। हार के पहले अगर प्र उपसर्ग लगा दिया गया तो एक नया शब्द प्रहार बना। उसी तरह प्रसार, यानी कि सार के पीछे, सार के पीछे पीछे में प्र लगा दिए तो प्रसार बन गया। काश के पीछे अगर हम प्र लगा दिए तो प्रकाश बन गया, यानी पीछे बैठकर एक नया शब्द बनाना। तो उपसर्ग का यही काम है, पास में बैठकर दूसरा नया अर्थ वाला शब्द बनाना, ठीक है। हार के पहले अगर प्र उपसर्ग लगा दिया गया तो नया शब्द प्रहार बन गया, जिसका नया अर्थ है हुआ मारना। किसी को प्रहार करो यानी कि मार डालो। अनेक प्रकार के युद्ध को जब आप देखते होंगे मूवी में तो आप महसूस करते होंगे कि कैसे एक दूसरे को मारता है, यानी प्रहार करता है। आसान शब्द में कहे तो उपसर्ग उप प्लस सर्ग के योग से बना है। एग्जाम में पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि उपसर्ग किन शब्दों से बना है, तो उप प्लस सर्ग से बना है। यह एक संयोग का पद है, यह एक संयोगता वाला पद है। संयोगता का मतलब हुआ अट्रैक्शन, जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके बनाया गया है। उप का मतलब है सहायक या समीप या पास या निकट, और सर्ग का मतलब है भाग या अंग या सृष्टि। आसान शब्दों में कहे तो भाग, अंग, सृष्टि, यानी कि एक हिस्सा है। इसको हिस्सा भी कह सकते हैं, टुकड़ा भी कह सकते हैं, खंड भी कह सकते हैं। सर्ग का मतलब यह हुआ। अतः उपसर्ग का मतलब हुआ सहायक या समीप का अंग या भाग या टुकड़ा। यह सब आप तमाम शब्दों को तमाम तरीका से महसूस कर सकते हैं और इसे याद कर सकते हैं। उसी तरह हम आते हैं थोड़ा सा हाई लेवल की, हाई लेवल कॉन्स्टिट्यूशन को हम उसको कंट्रैक्ट करते हैं, एक संवैधानिक तरीका से जानते हैं। उपसर्ग शब्दांश होते हैं, अर्थात यह शब्दों का अंग होता है। उपसर्ग क्या है? शब्दों के अंग है।
वह शब्दांश जो शब्दों के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, बदलाव कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। किसी भी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को चेंज कर देता है या विशेषता को चेंज कर देता है, विशेषता ला देता है अथवा अन्य शब्द बना देता है, तो वह शब्द उपसर्ग कहलाता है। आप उसे हाईटेक जंप करने के लिए बता सकते हैं कि वह शब्दांश जिसमें किसी शब्द के पहले एक नया शब्द जुड़कर या उपसर्ग जुड़कर एक नए अर्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्गों का स्वतंत्र अस्तित्व न होते हुए भी वे अन्य शब्दों के साथ मिलकर उसके एक विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, तो उसे हम उपसर्ग शब्द कहते हैं या उपसर्ग शब्द के पहले आता है। जैसे में देखिए, अन्न उपसर्ग बन शब्द के पहले रख देने से एक शब्द अनबन बनता है। यानी कि अन उपसर्ग बन शब्द के पहले अगर लगा दिया जाए तो क्या बन गया? अनबन, जिसका विशेष अर्थ होता है मन मुटाव, मन में तकलीफ, मन में किसी प्रकार के दिक्कत, परेशानी, प्रॉब्लम, समस्या। तो इस तरह से आप इन तमाम चीजों को समझ सकते हैं कि कैसे अनबन में, अनबन का मतलब मनमुटाव बन गया। कुछ उपसर्गों के योग से शब्दों के मूल अर्थ में परिवर्तन नहीं होता है बल्कि तेजी आती है। कुछ शब्दों में खास अंतर नहीं होता, चेंज भी नहीं होता है। जैसे भ्रमण शब्द के पहले परी उपसर्ग लगाने से अर्थ में अंतर न होकर तेजी आई। कभी कभी उपसर्गों के प्रयोग से शब्द का बिल्कुल उल्टा अर्थ निकलता है। कभी कभी उसका विशेष अर्थ नहीं, कुछ उल्टा शब्द भी निकल जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, उपसर्ग किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर अर्थवान हो जाते हैं। जैसे उपसर्ग नहीं का अर्थ देता है। जैसे अभाव, इसका मतलब हुआ न भाव। प्लस भाव का मतलब न भाव। कोई भी चीज का भाव नहीं हो तो उसको अभाव कहते हैं, यानी कि पास में न हो तो भी अभाव कहते हैं। अथाह यानी अथाह, यानी न था, जिसका कोई था नहीं हो उसको अथाह कहते हैं। का बताओ, रामू के पास कितना पैसा है पता नहीं, अथाह। रामू के पास कितना प्रेम था इसका कोई गिनती नहीं किया जा सकता, तो उसको कहते हैं अथाह, लौकिक प्रेम, अथाह प्रेम। तो जिस चीज को हम गिन नहीं सकते, अनुभव नहीं कर सकते, उस चीज में उसी क्वांटिटी से हम अथाह बोलते हैं, अभाव बोलते हैं। जैसे कोई जानकारी नहीं होता है तो हम क्या कहते हैं कि मेरे पास इस शब्दों का अभाव है, इस ज्ञान की अभाव है। इस प्रकार के और अन्य शब्द भी कह सकते हैं। आगे हम देखते हैं, इसी प्रकार नीडर, आप आइए, नी प्लस डर से नीडर बन गया। जैसे असुंदर यानी न असुंदर, यहाँ अर्थ बदल गया है। अति सुंदर, अति सुंदर, यहाँ शब्द में विशेषता आ गई है। असुंदर का मतलब न सुंदर, बाप रे असुंदर हवा, मैंने सुंदर नहीं है। कोई व्यक्ति को कोई देखा और कहा कि नहीं नहीं ये आदमी ना असुंदर है, मतलब सुंदर नहीं है। अति सुंदर, अति सुंदर का मतलब हुआ विशेषता। अरे वाह, कुछ क्वालिटी क्वांटिटी जो था जिसकी वजह से वो अति सुंदर दिख रहा था। तो इस तरह से हम अन्य उदाहरण भी देखेंगे। आ प्लस हार, आहार, नया शब्द बन गया। प्रति प्लस हार, प्रतिहार, नया शब्द बन गया। प्र प्लस हार, प्रहार, नया शब्द बन गया। अति प्लस अल्प, अत्य अल्प। अधि प्लस अक्ष, अध्यक्ष। इस तरह से नए नए शब्दों का निर्माण होता है। केवल वीडियो देखने से परिवर्तन नहीं आएंगे, पेन पेपर लीजिए और लिखते रहिए। अगर नहीं लिखे हैं तो स्किप कर करके वीडियो को रुका रुका करके थोड़ा सा उसको लिखिए, तभी जाकर के आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। अब आते हैं हम कुछ और उपयोग की ओर। उपसर्गों के प्रयोग से शब्दों की तीन स्थितियां होती है।
शब्द के अर्थ में एक नई विशेषता आती है, या शब्द के अर्थ में प्रतिकूलता उत्पन्न होती है, या शब्द के अर्थ में कोई विशेष अंतर नहीं आता है। ये तीन ही प्रकार के क्वांटिटी बन के आती है, इसके अलावा कोई विशेषता ही नहीं है। यहाँ उपसर्ग और शब्द का अंतर समझ लेना चाहिए। शब्द अक्षरों का एक समूह है। शब्द क्या है? अक्षरों के समूह को हम शब्द कहते हैं। याद रखना है, अक्षरों के समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जो अपने में स्वतंत्र होता है, अपना अर्थ रखता है और वाक्य में स्वतंत्रता पूर्वक प्रयुक्त होता है। लेकिन उपसर्ग अक्षरों का समूह होते हुए भी स्वतंत्र नहीं होता है। उपसर्ग जो है अक्षरों का ही समूह है, लेकिन ये स्वतंत्र नहीं है और न स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग ही होता है। न वो स्वतंत्र है, न उसका आप स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकते हैं। जब तक किसी शब्द के साथ उपसर्ग की संगति नहीं बैठती, तब तक उपसर्ग अर्थवान नहीं होते हैं। यानी उपसर्ग जब तक किसी के साथ बैठता नहीं, तब तक उसमें चेंज होता ही नहीं। जैसे विद्यार्थी जब तक शिक्षक के पास बैठता नहीं, तब तक उसके पास ज्ञान होता ही नहीं। यानी कि शिक्षकों के साथ बैठने से ही ज्ञान होती है। किसी अच्छे इंसान के साथ बैठने से अच्छे गुण होते हैं, खराब इंसान के साथ बैठने से खराब गुण होते हैं। उपसर्ग की तरह ही ज्ञान का विकास होता है। तो आप जैसे लोगों, जिस लेवल के लोगों के साथ बैठते हैं, उसी लेवल के आधार पर आपके अंदर क्वांटिटी क्वालिटी विकसित होती है और आप बेहतर कर पाते हैं। संस्कृत में शब्दों के पहले लगने वाले कुछ निश्चित शब्दांश को ही उपसर्ग कहते हैं। अगर संस्कृत में उपसर्ग कहा जाए तो कह सकते हैं कि शब्दों के पहले लगने वाले कुछ निश्चित शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं और शेष को अव्यय कहते हैं। निश्चित चीज लगा तो वो उपसर्ग है, और नहीं तो बाकी सब बच गया, शेष अव्यय है। हिंदी में इस तरह का कोई अंतर नहीं है। हिंदी भाषा में उपसर्ग की योजना व्यापक अर्थ में हुई है। हिंदी में इसका व्यापक अर्थ है। उपसर्ग की संख्या को देखते हैं। अब हिंदी में जो उपसर्ग मिलते हैं वे संस्कृत, हिंदी, उर्दू भाषा के हैं। इन भाषाओं से प्राप्त उपसर्ग की संख्या इस तरह निश्चित की गई है। संस्कृत में उपसर्ग 19 गो, हिंदी में 10 गो, उर्दू में 12 गो। ये निश्चित तौर पे उपसर्ग की संख्या है। इसमें से प्रत्येक इस प्रकार है: संस्कृत, हिंदी उपसर्ग। अब हम थोड़ा सा संस्कृत हिंदी उपसर्ग को देखते हैं, किस तरह से अर्थ निकल करके आता है। उपसर्ग आता है अति। अति, अति का मतलब अधिक, ऊपर, उस पार। अर्थ हुआ अति का मतलब अधिक, ऊपर और उस पार। जैसे अति काल, अतिरिक्त, अतिशय, अत्यंत, अत्याचार, अतियुक्ति, अति व्याप्ति, अतिक्रमण इत्यादि। अगर एग्जाम में इन शब्दों में से कोई एक शब्द दे दिया जाए और पूछ दिया जाए कि इसमें कौन से उपसर्ग है, या उपसर्ग बताए, तो आपको पता होना चाहिए। अतिरिक्त तो क्या है? उपसर्ग अति। उसी तरह शब्द में अति एक उपसर्ग है। अति क्या है? उपसर्ग है। अब बताइए, इस दोनों में नहीं दिख रहा है, तीनों में नहीं दिखा, तो इसको क्या करेंगे? अत्यंत, अति प्लस अंत, अति प्लस अंत, इसे बनता है अत्यंत। यानी कि बच्चों को यह ज्ञान होना आवश्यक है कि जिसमें डायरेक्टली नहीं दिखे तो उसे इनडायरेक्टली बनाने की कोशिश करना है। उसी तरह अत्याचार, अति प्लस आचार, तो इसमें भी अति ही है। जो डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्टली है। डायरेक्ट दिख जाता है तो आसान लगता है, इनडायरेक्टली में थोड़ा टफ होता है, समझना होगा। अतियुक्ति, अति प्लस युक्ति, इसमें भी अति है। तो परीक्षा में इस तरह से सवाल उठाए जाते हैं। अब आते हैं अधि पे। अधि का मतलब हुआ श्रेष्ठ, ऊपर, सामीप्य, तो अधिकरण, अधिकार, अधिराज, अध्यात्म, अध्यात्म, अध्यात्मक, अध्यक्ष, अधिपति
इत्यादि। तो देखिए इन तीनों में डायरेक्टली दिखता है और कुछ शब्दों में इनडायरेक्टली है। जैसे हम अध्यात्म को कह सकते हैं अधि प्लस आत्म, माने अधिक आत्मा से पढ़ेंगे तो अध्यात्म कहलाएगा। अध्यक्ष अधि प्लस अक्ष। उसी तरह अधिपति में तो दिख ही रहा है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में आप उपसर्ग को ऐसे पकड़ सकते हैं और इंप्रूव कर सकते हैं अपने एग्जाम को। उसी तरह आता है अनु से। अब आते हैं अनु की ओर। अनु का मतलब हुआ क्रम, पश्चात, समानता, ये सब हुआ। तो अनु मतलब अनुशासन, अनुकरण, अनुवाद, अनुचर, अनुज, अनुक्रम, अनुपात, अनुरूप, अनुस्वार, अनुकूल, अनुशीलन इत्यादि। आप सभी में अनु को देख रहे हैं, अनु को देख रहे हैं, यानी कि अनु क्या है? उपसर्ग है अनु। इस तरह से आप इसे लिखिए और याद कर जाइए। आपसे परीक्षा में इस तरह से वाक्य को पूछ दिया जाएगा और आपको कंफ्यूज कर दिया जाएगा। तो कंफ्यूजन ना हो इसके लिए थोड़ा सा लिखना जरूरी है, समझना जरूरी है। लिखे या ना लिखे समझ जरूर ले। माइंड को इस तरह से सजा लीजिए और इस तरह से पकड़ बना लीजिए कि परीक्षा में आए सवाल को तुरंत डील कर लीजिए। आता है अब उप, अप से पहले आएगा ये। अप का मतलब होता है लघुता, हीनता, अभाव, विरुद्ध, खिलाफ। तो अपमान, अपशब्द, अपहरण, अपराध, अपकार और अपभ्रश, सब में अप उपसर्ग है। तो आपको ये पता हो जाना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट की ओर। अभी, अभी का मतलब होता है सामीप्य, आधिक्य और इच्छा प्रकट करना। अभिशाप, अभिप्राय, अभियोग, अभिसार, अभिमान, अभिनव, अभ्युदय, अभि प्लस उदय, अभि प्लस उदय, अभ्युदय, यानी कि इसमें भी अभी आ गया। अभ्यागत, अभि प्लस आगत, अभिमन्यु तो देखिए गया। अभ्यास, अभि प्लस आस, अभिलाषा, ये सब तो दिख ही गया। तो डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो आप इसे इस तरह से सोचकर समझकर बना सकते हैं। अब आता है औ का मतलब हीनता, अनादर, पतन। अवगत, इसमें भी अवलोकन, अवनत, अवस्था, अवसान, अवज्ञा, अवरोहण, अवतार, अवनति, शेष। तो इस तरह से आप इस समास को, इस उपसर्ग को भी समझ सकते हैं। इसी तरह आ से शुरुआत होता है। आ से भी शुरुआत वाले शब्दों को, आ का मतलब सीमा, समेत, कमी, विपरीत। आरक्त, आगमन, आकाश, सब में आ है। सिंपल से है कि आप आ से देख करके बना सकते हैं। आ से केवल पकड़िए कि आ उपसर्ग है। समय न गवाते हुए थोड़ा जल्दी से जल्दी हम लोग आगे बढ़ते हैं। उत प्लस उद, देखिए उत्तम, उत्तम में उत आ गया। उत्कंठा, इसमें भी उत आ गया। उत्कर्ष, उत आ गया। उत्पन्न, उत आ गया। उन्नति, उत आया। उत प्लस नति, उन्नति। उत प्लस देश, उद्देश्य। उत प्लस गम, उद्गम। उत प्लस स्थान, उत्थान। उत प्लस भव, उद्भव। उत प्लस साह, उत्साह। उत प्लस द्वार, उद्वार। उत प्लस धम, उद्धम। उत प्लस दत्त, उद्धत इत्यादि। सब में यही है, उत उपसर्ग या उद उपसर्ग, दोनों में से कोई पर टिक लगा सकते हैं। इसका मतलब ऊपर और उत्कर्ष होता है। इस तरह से अब वाक्य आता है उप। उप का मतलब होता है निकटता, सदृश, गौण, सहायक, हीनता। उपदेश,
उपस्थिति, उपमंत्री, उपवन, उपनाम, उपवास, उपभेद इत्यादि। इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। विशेष चीज़ों को आप सब इसमें से वीडियो को देख करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे आप लोग खुद से सीख सकते हैं। हम वीडियो को धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिल